हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो बच्चों आप लोग? बेटा आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलो भाई आ गया जी। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। जैसा कि मैंने पहले आप लोगों से बोला था कि केमिकल इक्विलिब्रियम के कंप्लीट होने के बाद हम लोग क्या देखेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम। तो चलो आ गया वो समय जब हम आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि आयनिक इक्विलिब्रियम होता क्या है। ठीक है बेटा। और एक बात और ध्यान रखना कि फॉर जेडब्ल्यू मेंस, एडवांस एंड नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है। तो अगर इक्विलिब्रियम की बात की जाए तो इक्विलिब्रियम में आयनिक इक्विलिब्रियम का बहुत ही बड़ा पार्टिसिपेट होता है, बहुत बड़ा योगदान होता है। आप ऐसे समझ सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हाँ, देखो यहाँ पे आयोनिक इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम होता क्या है ये देखो। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं जी इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी कि आयनिक इक्विलिब्रियम होता क्या है। ठीक है बेटा। तो देखो आप यहाँ पे आयनिक इक्विलिब्रियम है क्या, देखो यहाँ पे। तो आयनिक इक्विलिब्रियम, तो हमारे जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, हमारे सभी स्टूडेंट्स को ये कम से कम पता है कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं। तो आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, देखो यार, वर्ड इक्विलिब्रियम तो वही है, इक्विलिब्रियम तो प्रोसेस वही है ना जो मैंने आपको केमिकल में पढ़ाया था। सिर्फ यहाँ पे एक नया वर्ड आके जुड़ा है, आयोनिक। आएगा समझ में? तो चलो देखते हैं कि आयनिक इक्विलिब्रियम है क्या। देखो यहाँ पे, तो कैसे पहले इसको डिफाइन करेंगे आप ये देख लो। यहाँ पे देखो इधर जी, आयोनिक इक्विलिब्रियम ionic equilibrium is the equilibrium, ionic equilibrium is the equilibrium established between the unionized, between the unionized molecule, between the unionized molecule and the ions in the ions in a solution of weak electrolytes। क्या जी? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है बेटा। देखो यहाँ पे, तो चलो सबसे पहले मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको कि है क्या एक्चुअली में। देखो बेटा यहाँ पे, तो आयोनिक इक्विलिब्रियम, देखो यहाँ पे, तो आयोनिक इक्विलिब्रियम इज द इक्विलिब्रियम, है तो इक्विलिब्रियम ही ना, चाहे आयोनिक हो या केमिकल हो। तो क्या कहेंगे जी यहाँ पे, आयोनिक इक्विलिब्रियम इज द इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड बिटवीन अनआयोनाइज्ड। अनआयोनाइज्ड का मतलब है जो आयोनाइज नहीं हुए हैं, जो ब्रेक डाउन नहीं हुए हैं। तो अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स एंड द आयंस इन अ सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, क्या? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ओवरऑल अगर कंक्लूजन अगर इसका निकाले तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि इफ इक्विलिब्रियम प्रोसेस प्रोसीड बाय द आयोनिक फॉर्म, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर इक्विलिब्रियम अगर मान लो कि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच में अगर स्टेब्लिश हो रहा है और वहां पे आयन क्या फॉर्म है, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो रहा है यहाँ पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, आयनिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं यहाँ पे। इक्विलिब्रियम प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड इन द आयोनिक फॉर्म क्या कहलाता है, आयोनिक इक्विलिब्रियम कहलाता है। यानी इक्विलिब्रियम प्रोसेस अगर आयंस के थ्रू हो रहा है तो क्या कहलाएगा, आयोनिक इक्विलिब्रियम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आयोनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है। तो इसी को हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया जी कि देखो आयोनिक इक्विलिब्रियम होता क्या यहाँ पे। ठीक है ना। तो सबसे पहले ये तो हमने देखा कि आयोनिक इक्विलिब्रियम होता क्या। हम आगे की बात करते हैं। तो जब हम आगे की बात करें यहाँ पे तो हमारे सामने आता है क्या, तो हमारे सामने आता है स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। कि स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होता क्या है। तो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सभी स्टूडेंट्स बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। बचपन इन द सेंस की मतलब 6-7 से स्टार्ट हो जाता है कि 8 क्लास से इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। ठीक है ना। देखो यहाँ पे, तो अब लिखो यहाँ पे कॉपी में हेडिंग में लिखो बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स, कौन सा, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स लिखो बेटा यहाँ पे। तो एक लाइन में याद रखना, इफ द प्रोसेस ऑफ
प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रियम टेक्स प्लेस इन द फॉर्म आयोनिक फॉर्म, क्या कहलाता है? आयोनिक इक्विलिब्रियम। दैट्स ऑल। देखो जी, अब हम बात करते हैं वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो अब हम जानेंगे बेटा कि वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है। देखो, तो वैसे इलेक्ट्रोलाइट्स जिनका वाटर में तुरंत क्या होता है, जो वाटर में जाने के बाद तुरंत डिसोसिएट हुआ, डिसोसिएट मतलब क्या होता है? ब्रेक हो जाते हैं, यानी कि दे आर कन्वर्ट इनटू द आयंस। यानी वैसे इलेक्ट्रोलाइट्स, वैसे सब्सटेंस जो वाटर में जाने के बाद तुरंत ही वो क्या होते हैं? ब्रेक हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? स्ट्रॉन्ग। यानी तुरंत ले गए और वाटर में क्या आयंस फॉर्म कर लिए, प्लस माइनस, तो क्या कहलाएगा वो? उसे कहते हैं बेटा क्या? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। लेकिन जो वाटर में जाने के बाद काफी देर के बाद जो आयंस फॉर्म करेंगे, प्लस माइनस, उसको क्या बोलते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। आई बात समझ में? तो इसका मतलब ये हुआ कि वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो कहीं ना कहीं उन पे डाउट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो कहीं ना कहीं वाटर में कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होते। धीरे धीरे का मतलब क्या होगा? कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होते, यानी कि ब्रेक तो होगा, आयंस भी बनाएगा, लेकिन वो पूरा का पूरा ब्रेक नहीं होगा, पूरा का पूरा ब्रेक नहीं होगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। क्लियर है कॉन्सेप्ट? बोलो है ना, क्लियर है ना? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोस which can easily change into the ion in the aqueous form, and on the other hand weak electrolytes are those which cannot easily change into the ions। यानी कैन नॉट इजिली का मतलब क्या? यानी उनके आयंस में कन्वर्ट होने में टाइम लगेगा, उनके ब्रेक होने में टाइम लगेगा, तो उसको क्या बोलते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो चलो बेटा लिखो, फटाफट लिखो कॉपी में। अब ये तो समझ में आ गया जी कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है। अब इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था अर्हेनियस। क्या नाम था जी? अर्हेनियस। अर्हेनियस। देखो इन 1880 अर्हेनियस ने 1880 में क्या दिया था? एक कॉन्सेप्ट दिया था, किसके लिए? डिसोसिएशन के लिए, डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स अर्हेनियस ने एक कॉन्सेप्ट दिया, किसमें, कब दिया था? 1880 में। क्या था कॉन्सेप्ट? देखो यहां पे कॉन्सेप्ट ये था जी, द फ्रैक्शन ऑफ, देखो यहां पे द फ्रैक्शन ऑफ टोटल, टोटल मतलब जो पूरा हम इलेक्ट्रोलाइट्स ले रहे हैं, जो हम पूरा इलेक्ट्रोलाइट्स ले रहे हैं यहां पे,
देखो बेटा यहाँ पे आप समझो जी, यहाँ पे ये क्या बोला, देखो यहाँ पे द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच डिसोसिएट the fraction of total number of molecules which dissociate into the ions, जो ions में क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, कॉल्ड क्या कहलाता है उसको, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं, क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी टोटल यानी फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी जितने भी मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहे हैं उसके फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं जी, उसके फ्रैक्शन को बोलते हैं बेटा हम क्या, दिस कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड आल्सो कॉल्ड डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। अब देखो आप, इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय अल्फा, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से डिनोट करते हैं। अब अल्फा ये मत पूछना, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको ये पता है कि अल्फा किसे कहते हैं, अल्फा सबको पता है कि अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सबको पता है। तो चलो यहाँ पे फॉर्मूला लिख लो आप एक बार फिर से, अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा जी, तो अल्फा इज इक्वल नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड, पहले ही भी लिखवाया है, अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड upon total number of moles taken। अब इसका मतलब भी थोड़ा समझ लो आप, देखो यहाँ पे अब इसका मतलब क्या होगा, टू नंबर ऑफ मोल डिसोसिएशन, मान लो कि हमने यहाँ पे सपोज मान लो कि हमने यहाँ पे 3 मोल्स, मान लो कि मैंने यहाँ पे कोई भी सब्सटेंस लिया जी, HCl ले लिया, HCl नहीं, चलो हम एसिटिक एसिड ले लेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट से, तो एसिटिक एसिड 10 मोल्स एसिटिक एसिड को हम ब्रेक डाउन कराएंगे, तो ब्रेक डाउन कराने पे मान लो कि वो 5% या 10% मान लो कि डिसोसिएट हो रहा है, या 20% डिसोसिएट, तो पूरा नहीं हो रहा है ना तो क्या हमने लिया कितना था, 10 मोल्स लिया था, टोटल कितना है 10 मोल्स हमारे पास है, और ये नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट कितना हो रहा है, डिसोसिएट कितना हो रहा है भाई, तो वो 10% डिसोसिएट हो रहा है, 20% डिसोसिएट हो रहा है, तो हम क्या करें बेटा, जितना डिसोसिएट है उसको ऊपर में लिखेंगे और टोटल कितना लिया था नीचे में लिखेंगे, अल्फा हमारा मिल जाएगा। पता ना सबको, सबने इक्विलिब्रियम में पढ़ा है केमिकल में, आई बस समझ में। तो अब एक बात ध्यान रखना जनरली अल्फा का वैल्यू जो होता है बेटा, मैंने पहले ही बताया था, जनरली अल्फा का वैल्यू 1 और 0 के बीच का होता है, मैंने पहले बताया था, यानी कहने का मतलब होगा कि अल्फा का वैल्यू जनरली जो निकलता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए बहुत कम, ना के बराबर। अब ऐसा क्यों, क्योंकि हमको पता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वाटर में कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाते हैं और आयंस फॉर्म कर लेते हैं, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बेटा वाटर में कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होते हैं, तो अल्फा का एग्जैक्ट वैल्यू हम किससे फाइंड कर सकते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, किसके लिए फाइंड कर सकते हैं जी, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। आई समझ में, समझे, बोलो हाँ है ना, सबको समझ में आ गया होगा। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम एक्यूरेट अल्फा का वैल्यू मेजर कर सकते हैं, ठीक है, आई बस समझ में। तो जनरली द वैल्यू ऑफ अल्फा measured for the weak electrolytes, आई बस समझ में, लिख लो बेटा, कॉपी में लिखो जल्दी से फटाफट, चलो स्क्रीनशॉट लो, देन आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है जी, ये तो समझ में आ गया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है। चलो उसके कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं हम। देखो यहाँ पे चलो बेटा, तो हम बात करते हैं इनके कुछ एग्जांपल्स के बारे में। किसके एग्जांपल्स, तो स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। तो चलो पहले स्ट्रॉन्ग के बारे में बात करते हैं। सबको पता हो गया कि स्ट्रॉन्ग क्या होता है, जो वाटर में आसानी से ब्रेक हो जाएंगे और ब्रेक डाउन होकर आयंस फॉर्म करेंगे, ठीक है। चलो HCl है जी, इसमें सबसे पहले HCl है, मैं लिख देता हूं ऊपर में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। सबसे पहला आप क्या क्या HCl है, H2SO4 है, उसके अलावा NaCl भी ले सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कोई भी आ सकता है, NaCl ले सकते हैं, यहाँ पे NH4OH ले सकते हैं, ETC कर दो यहाँ पे। दिस ऑल आर स्ट्रॉन्ग, क्या कहेंगे इसको, दिस ऑल आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, जो वाटर में जाने के बाद तुरंत ही क्या करेंगे, आयंस फॉर्म कर लेंगे। अब हम बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पे, देखो मेरी बात ध्यान सुनना आप,
ये हो जाएगा हमारा CH3COH, दिस इज कॉल्ड एसिटिक एसिड, वेल नोन एज एसिटिक एसिड, वीक एसिड है। अब सीधी सी बात है, इसको हम वीक एसिड क्यों बोलते हैं, रीजन क्या है वीक एसिड बोलने का, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है कि वाटर में कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं होता है। चलो ये हो गया एसिटिक एसिड। देन क्या है बेटा हमारे पास, तो देन है हमारे पास जी NH4OH है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। देन क्या है हमारे पास, तो H3PO4 है, फास्फोरस एसिड है, तो बोली फास्फोरिक एसिड है। देन हमारे पास है जी H2CO3, और भी आ गया, फिर एक्सेट्रा लिख लो। तो कहने का मतलब है दिस ऑल आर एन एग्जांपल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या बोलते हैं बेटा, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वाटर में ले जाने के बाद ये कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं होंगे, समझे। यानी इनके लिए हम ऊपर वाले कंपेयर में इनके लिए हम अल्फा का वैल्यू मेजर करते हैं बेटा अच्छे से, क्योंकि कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं होते। अब सोचो यार कि जो पूरा का पूरा लगभग ब्रेकडाउन हो गया तो उसके हम क्या अल्फा फाइंड करेंगे। जैसे मान लो कोई सब्सटेंस है, उसका पूरा पार्ट हो गया 0.1 बच गया, तो 0.1 क्या, हम 0.01 बच गया, तो क्या उसका हम फाइंड करेंगे, नहीं फाइंड कर सकते ना, कितना परसेंट ब्रेकडाउन, लगभग कंप्लीटली कंसिडर कर लेंगे हम कि नहीं कंप्लीट वो ब्रेकडाउन हो रहा है, कंप्लीटली आयंस में कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे। तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में क्या होता है कि पूरा का पूरा वो ब्रेक नहीं होता है। क्लियर है कॉन्सेप्ट, चलो ठीक है, लिख लो जल्दी से लिख लो बेटा। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आपको क्या बताया था जी, मैंने बताया था आपको कि equilibrium process, if the process of equilibrium takes place by the ions called anequilibrium। अब जैसे कि मान लो कि हमारे पास सपोज देखो यहाँ पे एक इक्वेशन है, केमिकल में आपने एक चीज तो देखा हो, कहीं पे आयंस नहीं बन रहा था बेटा, आयंस वहां पे नहीं बन रहा था, वहां पे क्या हो रहा था, N2H2 में कहां आयंस बन रहा था, PCl5 में कहां आयंस बन रहा था ब्रेक होने के बाद, लेकिन यहाँ पे क्या बनेगा, आपको आयंस बनेंगे बेटा। तो यही डिफरेंस है आयनिक में और केमिकल में। तो अब आप देखोगे हमारे हमारे पास यहाँ पे एक इक्वेशन है जी, यहाँ पे क्या ए बी है, ए बी, और ए बी क्या बेटा, सॉलिड है। सॉलिड का मतलब क्या है, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, और हमने इसमें वाटर ऐड कर दिया। तो जब वाटर को ऐड करेंगे तो वाटर को ऐड करने के बाद, चूंकि आयनिक कंपाउंड है, तो वाटर में ऐड करने के बाद ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा जी A प्लस एक्वस, प्लस ये क्या बनाएगा बेटा, B प्लस B माइनस B माइनस एक्वस, बना लिया आंसर, बोलो हाँ। अब इसी इक्वेशन को क्या बोल सकते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं। देखो यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो रहा है यहाँ पे, और आयन से बन रहा है यहाँ पे, तो सो दिस इज कॉल्ड आयनिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं इसको हम, आयनिक इक्विलिब्रियम। सच एन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड, लिखो यहाँ पे सच एन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड, क्या कहेंगे जी, इसको हम बोलते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं हम इसको, आयनिक इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो कि हमको लिखना हो रहा के आई के लिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन कांस्टेंट। के आई को क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन कांस्टेंट। तो लिख लो यहाँ पे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो क्या होगा जी, ए प्लस एक्वस, बोलो है ना, होगा ए प्लस एक्वस इंटू क्या हो जाएगा जी, बी माइनस एक्वस, होगा होगा होगा, अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए बी हो जाएगा, बोलो है ना, ये आपका हो जाएगा जी ए बी। तो दिस इज कॉल्ड, अब KI को हम क्या बोलते हैं, KI इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं हम, आयोनाइजेशन कांस्टेंट भी इसको कहते हैं, क्या बोलते हैं हम, आयोनाइजेशन कांस्टेंट। लिखो यहाँ पे वेयर KI इज कॉल्ड आयोनाइजेशन कांस्टेंट, लिख लो बेटा, फटाफट लिख लो, स्क्रीनशॉट लो, देन आगे बढ़ते हैं बेटा, लिख लो जल्दी से। फटाफट लिखो, स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वेल ठीक है बेटा, वेरी गुड, ठीक है बेटा, वेरी वेल, ठीक है। हाँ चलो जी आगे बढ़ते हैं, देखो इधर
चलो अब यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स जो डाउट्स पूछते हैं, यहाँ पे मैंने ये कई बार देखा है स्टूडेंट्स को पूछते हुए क्वेश्चन कि सर आप एक डाउट बता दो मुझे, सर एक क्वेश्चन बता दो कि आयोनाइजेशन एंड डिसोसिएशन में क्या डिफरेंस है। कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेरीज होता है क्योंकि, और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में भी रहते हैं कि आयोनाइजेशन किसे कहता है और डिसोसिएशन क्या कहता है। देखो बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है कि वो पूछते हैं कि सर आयोनाइजेशन एंड डिसोसिएशन में डिफरेंस क्या है। पूछते हैं डायरेक्टली वो क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आयोनाइजेशन एंड डिसोसिएशन में डिफरेंस क्या है। कई सारे स्टूडेंट क्वेश्चन है, तो चलो मैं बताता हूँ बेटा कि डिफरेंस क्या है। यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन ध्यान समझना यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन डिसोसिएशन एंड आयोनाइजेशन। देखो चीजें एक ही है लेकिन थोड़ा सा का डिफरेंस बेटा, चीजें एक ही है लेकिन दोनों चीजें एक ही है लेकिन थोड़ा सा अगर सिर्फ डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है वही मैं आपको बता रहा हूं बेटा। देखो डिफरेंस क्या है। देखो तो डिफरेंस ये है जी कि मान लो कि कोई, मान लो सपोज कोई भी, मान लो सपोज कोई कंपाउंड है, क्या है, कोई कंपाउंड है जिसमें पहले से आयंस प्रेजेंट है। कौन सा कंपाउंड होगा बताओ। NaCl हो सकता है, KCl हो सकता है, फिर आपका KOH हो सकता है, NaOH हो सकता है ना, जिसमें सॉलिड फॉर्म है, जिसके सॉलिड फॉर्म में भी क्या होते हैं, आयंस प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं जी, आयंस प्रेजेंट, जिसके सॉलिड फॉर्म में भी आयंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जब सॉलिड फॉर्म में भी आयंस प्रेजेंट होता है और वाटर में जाने के बाद भी वो आयंस तो फॉर्म करेगा ही करेगा, वाटर में जाने के बाद आयंस फॉर्म करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड डिसोसिएशन। नोट करो, फिर से एक बार बोलता हूं, those types of substances which have ions are present in the solid form, जिनके सॉलिड फॉर्म में आयंस प्रेजेंट है, एंड आफ्टर डिसोसिएशन इन वाटर दे आर आल्सो चेंज टू आयंस, यानी कि जो वाटर में ले जाने के बाद डिसोसिएटेड बाद फिर से क्या होता है, आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आयंस में जो कन्वर्ट हो जाते हैं उसको भी हम क्या बोलते हैं, उसको भी हम बोलते हैं बेटा क्या, डिसोसिएशन। यानी कि जो सॉलिड पहले से सॉलिड फॉर्म में है, यानी कि उनके सॉलिड बिना डिसोसिएशन के पहले, यानी ब्रेक होने के पहले व्यू क्या आयंस रखता है, ऐसा समझो आप। जो ब्रेक होने के पहले भी आयंस रखते हैं, जिनके सॉलिड फॉर्म में आयंस होते हैं, और जब ब्रेक डाउन होते हैं तो आयंस अपना दिखा देते हैं, Na+Cl- H+Cl-, H+ को साइड कर दो चूंकि एक्वस है, वो सॉलिड की बात करते हैं, Na+Cl-, K+Cl-, Na+OH-। तो एक लाइन में बोल सकते हो आप कि डिसोसिएशन का मतलब दो सब्सटेंसेस व्हिच हैव ऑलरेडी आयंस आर प्रेजेंट, इनके पास पहले से आयंस प्रेजेंट होते हैं, तो वाटर में जाने के बाद वो आयंस देते हैं, आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो आयोनाइजेशन का मतलब ये होता है कि जिनके पास पहले से आयंस प्रेजेंट नहीं होते हैं। जिसके हम HCl की बात करें तो HCl में कौन सा बॉन्ड होता है, HCl की बात करो आप तो HCl में कौन सा बॉन्ड होता है, HCl में आपका कोवेलेंट बॉन्ड होता है, H का एक इलेक्ट्रॉन Cl के इलेक्ट्रॉन के साथ एक शेयर करता है तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, HBr, HCl, H2SO4 कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना। लेकिन जब वो वाटर में जाते हैं तो वाटर में जाने के बाद वो आयंस फॉर्म करते हैं, सो दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। सुन लो एक बार फिर से, जो जो मतलब सब्सटेंस जिनके पास पहले से आयंस प्रेजेंट नहीं होता है लेकिन वाटर में जाने के बाद वो आयंस फॉर्म करते हैं, इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन। तो चलो मैं एग्जांपल लिख देता हूं यहाँ पे कुछ का। देखो यहाँ पे डिसोसिएशन का एग्जांपल क्या होगा, डिसोसिएशन का एग्जांपल क्या होगा बेटा, यहाँ पे NaCl, KCl, KOH, NaOH, CaOH होल ट्वाइस होगा, एक्सेट्रा करते हैं, यहाँ पे बहुत सारा हो सकता है। यहाँ पे ये हो गया डिसोसिएशन का। अब हम बात करते हैं आयोनाइजेशन का। अब हम किसका बात करते हैं, आयोनाइजेशन का। तो देखो आयोनाइजेशन तो क्या होगा, देखो जितने भी कोवेलेंट वाले हैं HCl, HBr, क्या हो जाएगा उसके बाद HI है, HI है, HI के बाद क्या हो जाएगा H2SO4, H2SO4, H2SO4 के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे HNO3। अब देखो अगर इन सभी की अगर बात की जाए तो इन सभी में पहले से क्या प्रेजेंट रहता है, आपने देखा होगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर सबका,
तो इन सभी पहले से क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन जब आयंस जब वाटर में जाते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं बेटा, आयंस। तो सच टाइप्स ऑफ डिसोसिएशन, सच इनके वाटर में ब्रेक होने को क्या बोलते हैं बेटा, आयोनाइजेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन। लिखो फटाफट कॉपी में लिखो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे स्टूडेंट के लिए जो कंफ्यूज रहते हैं बेटा। क्या कंफ्यूज रहते हैं जी, तो बेटा वो कंफ्यूज इस चीज में रहते हैं कि सर कौन सा आयोनाइजेशन है और कौन सा डिसोसिएशन है। तो उसके लिए बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट, लिख लो जल्दी से फटाफट। चलो अब हम बात कर, जैसा कि मैंने बताया डिसोसिएशन के बारे में बात करें, डिसोसिएशन होता है कैसे एक्चुअली। देखो हाउ डिसोसिएशन अकर्स, डिसोसिएशन प्रोसेस होता है कैसे बेटा, देखो यहाँ पे। चलो डिफरेंस समझ में आ गया होगा सबको। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे डिसोसिएशन का प्रोसेस होता कैसे, तो मैंने जैसा ही बताया था डिसोसिएशन कौन किसका डिसोसिएशन होता है, जिसमें पहले से डिसोसिएशन कहते किसे, जिसमें पहले से क्या होता है सॉलिड फॉर्म में आयंस प्रेजेंट होते हैं और वाटर में जाने के बाद भी वो आयंस फॉर्म करते हैं। अब देखो आप यहाँ पे जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिया NaCl का, और NaCl को जब वो वाटर में डालोगे तो देखो क्या दिख रहा है आपको, वाटर में डालने के बाद तो क्या होता है जी, Na प्लस क्या बनाएगा, Cl माइनस बनाएगा, बोलो बेटा हाँ ना, ये बनाएगा Na प्लस Cl माइनस बनाएगा। अब देखो आप यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये, अब ये है जी वाटर, वाटर का ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया H, फिर से आप देखो यहाँ पे ये हो गया O और ये हो गया H, फिर से आप देखो ये हो गया O और ये हो गया H। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, देखो वाटर में ब्रेक होने के बाद Na प्लस जो है वो वाटर के O की तरफ अट्रैक्ट होगा, जबकि Cl माइनस जो होगा वाटर के H की तरफ क्या होगा बेटा, अट्रैक्ट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखो यहाँ पे। तो ये क्या होगा आपके, ऐसा क्यों होगा देखो क्योंकि ऑक्सीजन पे चार्ज होगा डेल्टा टू माइनस, डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस, ट्वाइस डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस एंड ट्वाइस डेल्टा माइनस। ठीक है बेटा, तो ये माइनस जो है Na प्लस की तरफ अट्रैक्ट रहेगा। अब हम Cl के केस में देखते हैं, देखो यहाँ पे तो Cl के केस में क्या होगा जी, देखो यहाँ पे तो H O H H H H O एंड ये हो जाएगा फिर से क्या H H O। ठीक है, अब क्या है भाई यहाँ पे O2 माइनस है, O डेल्टा 2 माइनस, 2 माइनस है यहाँ पे, डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे सब जगह क्या है जी, यहाँ पे डेल्टा प्लस है, डेल्टा प्लस है, Cl माइनस है। तो कहने का मतलब क्या, इस तरह से डिसोसिएशन होता है, यानी कि मेरा समझाने का मतलब ये है डिसोसिएशन प्रोसेस में क्या होता है बेटा, कोई भी इनिशियली किसी का भी लो, जो निगेटिव जो होते हैं डिसोसिएशन वाले सब्सटेंस वो H प्लस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। देखो यहाँ पे सोडियम क्या हो रहा है, क्लोरीन जो हो रहा है H की तरफ क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है यहाँ पे, और जो पॉजिटिव जो होते हैं बेटा ऑक्सीजन की तरफ वाटर वाले क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। इस तरह से डिसोसिएशन प्रोसेस का बेटा प्रोसीड होता है। नोट डाउन करो जल्दी से, इस तरह से आपका डिसोसिएशन प्रोसेस टेक्स प्लेस होता है बेटा। ठीक है बेटा, चलो जल्दी से लिखो। चलो ठीक है, हो गया लिखा हुआ, जल्दी से लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया लिखा हुआ सबका। चलो ठीक है बेटा, वेल वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, लिखो बेटा। अब आगे हम देखते हैं जी, क्या देखते हैं, देखो इधर नाम है टॉपिक का
आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ लिख लो यहां पे, जल्दी से लिखो। आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एंड ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ लिखो बेटा, फटाफट लिखो यार। अब देखो यहाँ पे ये जो डाइल्यूशन लॉ देख रहे हो आप, किसके लिए अप्लाई होता है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अप्लाई होता है बेटा। तो लिखो यहाँ पे, लिखो, देखो यहाँ पे अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे क्या ले लिया जी, एसिडिक एसिड ले लिया CH3COH ले लिया एसिडिक एसिड, और एसिडिक एसिड को जब बेटा हम वाटर में ले जाएंगे तो वाटर में ले जाने के बाद क्या होगा, डिसोसिएट तो होगा, लेकिन डिसोसिएट कैसे होगा बताओ। तो ये होगा जी हमारा H3O प्लस प्लस CH3COO माइनस, ऐसे ब्रेक होगा। यानी इसका H प्लस जो होगा वो H2O के पास जाएगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन बना लेगा, और प्लस ये क्या बनाएगा बेटा, CH3CO माइनस बनाएगा। ठीक है, ये बना लिया आपको या फिर आप पहले इसको भी लिख सकते, इसको बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो लिख लेते हैं, और क्या, चलो लिख लेते हैं। चलो हम क्या करते हैं यहाँ पे, CH3CO माइनस, एक ही बात है, CH3COO माइनस, और प्लस यहाँ पे क्या करते हैं, H3O प्लस। ठीक है, लिख लिया, लिख लिया। अब जैसा कि हमको पता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो यहाँ पे अल्फा हम ले सकते हैं, क्योंकि कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होगा बेटा। ठीक है ना। अब हम अप्लाइंग लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसके लिए अप्लाइंग लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, अप्लाइंग लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब इसके लिए बेटा हम केमिकल इक्विलिब्रियम को क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा बताओ, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिख रहे हो यहाँ पे, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, Ka, और Ka को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड। तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा CH3COO माइनस, और ये क्या हो जाएगा जी, H3O प्लस, अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे, CH3COOH एंड हियर वाटर मॉलिक्यूल। लिख लो बेटा, फटाफट लिखो तो आप सबसे पहले। अब ये तो हो गया। अब देखो यहाँ पे, अब जैसा कि हमको पता है कि ये सॉल्यूशन क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। डाइल्यूट सॉल्यूशन किसे कहते हैं, सबको पता है कि जिसमें वाटर मॉलिक्यूल का ज्यादा होता है, वाटर मॉलिक्यूल कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में वाटर को हम कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं बेटा, कांस्टेंट। तो लिख लो आप यहाँ पे,